हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, यानी कि कुल मांग क्रिया तथा कुल पूर्ति क्रिया का तुलनात्मक महत्व। इसमें रोजगार का मुख्य निर्धारक कुल मांग क्रिया। इसमें सुनिए, कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में कुल पूर्ति क्रिया की अपेक्षा कुल मांग क्रिया को अधिक महत्व दिया है। कीन्स ने अल्पकाल में कुल पूर्ति को स्थिर माना था। इसका कारण यह है कि कुल पूर्ति में परिवर्तन पूंजी, श्रम की उत्पादकता तथा तकनीकी तत्वों टेक्निकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अल्पकाल में इन तीनों में ही परिवर्तन करना संभव नहीं है, अतः अल्पकाल में कुल मांग क्रिया में ही परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार कीन्स ने अपने सिद्धांत में कुल पूर्ति क्रिया को स्थिर मानकर संपूर्ण ध्यान कुल मांग क्रिया पर ही केंद्रित किया है। कुल मांग क्रिया स्वयं दो बातों से प्रभावित होती है। नंबर आ है, एक तो प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि उपभोग प्रवृत्ति, और दूसरा है इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग प्रेरणा। इस प्रकार कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर उपभोग की वस्तुओं तथा विनियोग की वस्तुओं की मांग पर आधारित है। अतः यदि रोजगार में वृद्धि करनी है तो हमें उपभोग एवं विनियोग दोनों ही वस्तुओं पर होने वाले व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी। नंबर फर्स्ट है कंज्यूमशन डिमांड एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उपभोग मांग तथा उपभोग प्रवृत्ति। कीन्स के रोजगार तथा आय सिद्धांत में उपभोग प्रवृत्ति का विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपभोग की वस्तुओं की मांग कुल मांग का अंश होती है और यह निम्न दो बातों पर निर्भर होती है। फर्स्ट है आय का आकार और सेकंड है उपभोग वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाला आय का भाग। संक्षेप में उपभोग प्रवृत्ति कुल आय और कुल उपभोग के संबंध को व्यक्त करती है। उपभोग मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। कीन्स का विश्लेषण उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार जब कुल आय बढ़ती है तो कुल उपभोग भी बढ़ता है, किंतु उतना नहीं बढ़ता जितनी की आय बढ़ती है। कीन्स के शब्दों में साधारणतया लोग आय के बढ़ने पर उपभोग को बढ़ाते हैं, परंतु उपभोग की यह वृद्धि आय वृद्धि के अनुपात से कम होती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि आय के बढ़ने पर उपभोग आय वृद्धि की तुलना में पिछड़ जाता है। आय और व्यय के इस अंतर को कम करने के लिए दो उपाय किए जाने चाहिए। या तो उपभोग मात्रा में वृद्धि की जाए अथवा विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जाए। उल्लेखनीय है कि अल्पकाल में आय और व्यय के इस अंतर को कम नहीं किया जा सकता, अर्थात अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए स्वयं कीन्स ने उपभोग वृद्धि की कठिनाई को देखते हुए विनियोग में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है। अब नंबर सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शंस और इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि विनियोग क्रिया अथवा विनियोग प्रेरणा। कीन्स के सामान्य सिद्धांत में विनियोग का महत्व है। कीन्स के अनुसार विनियोग से आशय सदा वास्तविक विनियोग से है, जो लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करता है। वास्तविक विनियोग से अभिप्राय नए भवनों,
और कारखानों का निर्माण करना है। यातायात की सुविधाओं को बढ़ाना, वर्तमान पूंजी संपत्ति में वृद्धि, वस्तुओं के भंडार में वृद्धि आदि से हैं। विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न हैं। नंबर फर्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में MEC, यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता। सुनिए इसमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय नई पूंजी संपत्ति द्वारा लागतों को निकालकर प्राप्त होने वाली अधिकतम भावी आय से है। इस परिभाषा से दो तत्वों का पता चलता है। नंबर फर्स्ट, हमें पूंजी संपत्ति की सीमांत इकाई अथवा अतिरिक्त इकाई पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड, पूंजी संपत्ति की लागत को इसकी भावी आय से घटा देना चाहिए। इस प्रकार पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो तत्वों पर आधारित है। नंबर आ, पूंजी संपत्ति की भावी आय और नंबर व, पूंजी संपत्ति की पूर्ति कीमत। पूंजी की सीमांत उत्पादकता इन दोनों के बीच का अनुपात है। नंबर सेकंड आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। कीन्स के अनुसार विनियोग को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व ब्याज की दर है। कीन्स के अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग का पारितोषिक है। एक व्यक्ति अपनी आय को तरल साधन के रूप में निम्नलिखित 3 कारणों से रखना चाहता है। फर्स्ट है लेन देन के उद्देश्य से, सेकंड है संकटकालीन खर्चों के लिए तथा थर्ड है सट्टेबाजी के उद्देश्य से। कीन्स ने कहा है कि इसमें से प्रथम 2 उद्देश्य तो बहुत कुछ स्थिर रहते हैं, किंतु तीसरा उद्देश्य बहुत अस्थिर है, क्योंकि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति मुख्यतः ऋणदाताओं की मनोवृत्तियों पर निर्भर करती है। इस प्रकार कीन्स ने कहा है कि ब्याज की दर के 2 निर्धारक तत्व हैं, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति और मुद्रा की मात्रा। पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पष्ट है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर द्वारा विनियोग का निर्धारण होता है। एक उद्यमी विनियोग करते समय पूंजी की सीमांत उत्पादकता की ब्याज की दर से तुलना करता है, और जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक होती है उद्यमी विनियोग करता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर के बराबर होती है, वहाँ विनियोग बंद कर दिया जाता है। कीन्स का विचार है कि विनियोग पर ब्याज की दर की अपेक्षा पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता उद्यमियों की मनोवृत्तियों पर निर्भर करती है। जब उद्यमियों की मनोवैज्ञानिक उत्तेजना आशावादित के कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता तीव्र गति से बढ़ती है, तो ब्याज की बढ़ती हुई दर भी उद्यमियों को अधिक पूंजी विनियोग करने से रोक नहीं सकती। इसलिए प्रोफेसर कीन्स ने कहा है, जिस प्रकार घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे तक उसे आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, उसी प्रकार उद्यमियों को ब्याज की दर नीची करके अधिकांश विनियोग करने के लिए आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें विवश नहीं कर सकते। इस प्रकार केवल ब्याज की दर कम करने से ही विनियोग
नहीं बढ़ जाता, क्योंकि यदि लाभ की आशा कम है तो शून्य ब्याज की दर पर भी लोग विनियोग करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। इसका अभिप्राय यह है कि मंदी की खाई को पीटने के लिए निजी विनियोग में वृद्धि करने की संभावना बहुत कम रहती है। अब आते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक विनियोग अथवा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। सुनिए, इसमें उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि मंदी की स्थिति में आय और व्यय के अंतर को कम करने के लिए ना तो उपभोग में वृद्धि करना ही संभव है और ना ही निजी विनियोग द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में मंदी या बेरोजगारी से लड़ने के लिए सरकारी काम ही एक महत्वपूर्ण अस्त्र बनाता है, जिसका नियंत्रण पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में रहता है। मंदी के समय सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्य में रुपया व्यय करके प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में वृद्धि कर सकती है। अब आता है गुणक प्रभाव यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का अपना एक विशेष महत्व है। कीन्स का यह विश्वास है कि विनियोग में वृद्धि करने पर आय में कई गुना अधिक होती है। आय में वृद्धि कई गुना अधिक होती है। विनियोग तथा आय की वृद्धि के इस संबंध में कीन्स ने गुणांक के कहा है। इसमें सूत्र है, ये बॉक्स में रखा है, डेल्टा बाई इजिकल टू के डेल्टा आई या के डेल्टा बाई स्लैश डेल्टा आई। इसको डेल्टा बोलते हैं। यहाँ जो साइन जो दे रखा है इसको डेल्टा बराबर परिवर्तन की दर अर्थात वृद्धि या कमी। तो डेल्टा बाई का मतलब है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो डेल्टा आई का मतलब है विनियोग में वृद्धि के बराबर गुणांक। मान लीजिए यदि 1000 करोड़ रुपए का विनियोग करने से आय बढ़कर 4000 करोड़ रुपए हो जाती है तो गुणांक या के या 4000 बटे 1000 बराबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर आय विनियोग से 4 गुना अधिक है। गुणक का आकार सदैव सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC पर निर्भर करता है। MPC के अधिक होने पर गुणक अधिक होगा और MPC के कम होने पर गुणक भी कम होगा। संक्षेप में गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम है। इसका सूत्र है K बराबर I अपॉन I माइनस MPC बराबर I अपॉन MPC। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।